हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस चालू। आज का अपना लेक्चर है सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी के अंदर इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला लेक्चर्स अपना जो है वो सेल की डिस्कवरी और थ्योरी को लेकर के था। एक बार जितनी भी स्लाइड हमने सेल बायोलॉजी को लेकर पढ़ाई है उसका एक रिकैप करते हैं। देखो, हमने सेल बायोलॉजी का पहला लेक्चर उसके जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। जिस प्लांट में की थी, क्वेर्कस सुबेर में की थी, जिसको हम ओक ट्री कहते हैं। और उसकी एक सेल थी कॉर्क सेल, उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद में लिवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। उसके बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, इन्होंने सेल की थ्योरी दी थी। जैसे एक साइंटिस्ट आए थे स्लाइडेन, एक साइंटिस्ट आए स्वान, एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो, और इस टाइप से एक साइंटिस्ट आए नेगेली। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद में फिर सेल के अंदर जो है थ्योरी के बाद में फिर हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था। और इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने सेल के टाइप्स, साइज और शेप के बारे में पढ़ाया। सेल के साइज की बात करें तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका जो लेंथ, जिसकी जो साइज है वो 0.2 से 0.5 माइक्रो एम के आसपास होती है। बैक्टीरिया 1 से 3 माइक्रो एम के आसपास होता है। ह्यूमन की आरबीसी 7 से 8 माइक्रो एम के आसपास होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो कंपोजिशन था वो था सेल के अंदर शेप के बारे में। अलग अलग सेल की अलग अलग शेप होती है, जिसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद में हमने 3 टाइप की सेल का ऑर्गेनाइजेशन बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था कि ये एक सिंपल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है। न्यूक्लियस ए जो है वो इनकंस्पिक्यूअस होता है, और उसमें अलग अलग तरह से हमने ऑर्गेनाइज पढ़े थे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का स्टोरेज फूड क्या कहलाता है, ग्लाइकोजन ऑयल। प्रोकैरियोटिक सेल में एडिशनल जो है वो डीएनए होता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। जीनोफोर्स नाम का एक डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड्स। इस टाइप से हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल का एक आउटलाइन डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताई थी। उसके बाद में जो है एक और डायग्राम मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का बताया था, जो एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसके अंदर सारे स्ट्रक्चर क्लियर दिखती है। उसके बाद में एक डायग्राम हमने और बताया था, जिसमें और भी ज़्यादा क्लियर तरीके से जो है दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के बाद इस लेक्चर के अंदर हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया था। यूकैरियोटिक सेल की खासियत है कि इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और विदाउट मेम्ब्रेन वाले होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेन के बारे में आप जानते हो, किसी सेल में 2 झिल्ली वाले जो अंग है, कोशिकांग है, ऑर्गेनेल्स है, वो कौन कौन से होते हैं? 2 झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो किसी सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होते हैं। उसके बाद में स्टोरेज फूड की अगर बात करें तो स्टोरेज फूड स्टार्च होता है, जो इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इनका जो है वो अलग अलग लोकेशन पे होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। हमने एक डायग्राम बताया था प्लांट सेल का, और उस प्लांट सेल के अंदर हमने बताया था कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक बड़ी सी सेप वैक्यूल होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद में फिर हमने एनिमल सेल का डायग्राम बताया, जिसके अंदर मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताई। इन सब को पढ़ाने के बाद आज का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लेक्चर्स अपना है सेल बायोलॉजी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल का डिफरेंस। और इन सब के साथ आज हम थोड़ा थोड़ा सेल वॉल को भी पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है। वैसे मेरा सेल वॉल का लेक्चर इसके बाद वाला होगा, पर थोड़ा बहुत हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इस लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। हमें चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस से। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस जो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं ताकि कम टाइम में मैं आपको समझा दूँ, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, सबसे पहले न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी मैंने इससे पहले ही जो है लेक्चर्स में बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है।
सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं, बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और अगर सेल वॉल, अगर कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो उनके अंदर टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। अगर हम इन केस ऑफ प्लांट सेल और फंजाई की बात करें जो कि यूकैरियोटिक सेल है, तो उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनती है और फंजाई के केस में फंगल सेलुलोज या काइटिन पाया जाता है। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल होती है। सिंपल का मतलब उनमें सिर्फ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं और मीजोसोम पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें और मैनी मोर स्ट्रक्चर्स, मैनी मोर फंक्शंस क्लियर करती है, जैसे एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करते हैं। माइक्रोविलाई की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोविलाई एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई, जिसको हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इसके बाद में डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है वो नॉन हिस्टोनेटेड होता है, यानी उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये देखो आपको सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, एक ऐसा डीएनए जो सर्कल की तरह होता है, छुरी की तरह होता है और डबल यानी दो जो है धागों वाला होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो स्ट्रेट होता है, हेलिकल होता है। इस टाइप का डीएनए जो आपको दिख रहा है, इस टाइप का डीएनए इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्टोरेज फूड की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ज्यादातर स्टोरेज फूड कौन सा होता है, ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। कुछ बैक्टीरिया में वॉल्यूटिन के कण भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में साइनोफाइसिन के कण भी पाए जाते हैं, साइनो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की बात। इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनका स्टोरेज फूड इन केस ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग हो सकता है। जैसे प्लांट सेल की बात करें तो इनमें स्टार्च होता है, इनुलिन हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ फंजाई, फंजाई के अंदर स्टोरेज फूड कौन सा होता है, ग्लाइकोजन। एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन हो सकता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप के राइबोसोम होते हैं 70S, जबकि यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक राइबोसोम को हम कहते हैं 70S और एक को कहते हैं 80S। 70S राइबोसोम तीन सेल ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, तीन कोशिका में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जबकि 80S राइबोसोम जो है वो ER की सरफेस में पाए जाते हैं। इसके बाद में रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। बैक्टीरिया में तीन टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स सो थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक और बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। एक और होगा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, यानी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का मतलब इट इज सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल। द मटेरियल विच टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल इज कॉल्ड डोनर एंड मटेरियल विच रिसीव बाय सेल इज कॉल्ड रेसिपिएंट। तो यहाँ पर बिल्कुल ये ह्यूमन और प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है, जिसमें जैसे किस तरह से ह्यूमन अपने स्पर्म को, अपने जेनेटिक मटेरियल को ओवम को दे रहा है, वैसे ही इसमें ट्रांसफर होता है और टेम्परेरी बैक्टीरिया मेल फीमेल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल हार्मोन, सेक्सुअल ऑर्गन की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नॉर्मल कहते हैं। ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इधर जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल में वेरी सिंपल होता है, जिसको हम अमाइटोसिस कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस होता है। प्रोजेनी, संतान की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर संतान जो है वो बिना रिप्रोडक्शन के, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन से बनती है, इसलिए सारी संतान सेम होती है, उनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर संतानें जो है वो लिमिट में बनती है और उनको ऑफस्प्रिंग के नाम से जानते हैं, बिकॉज दे हैव वेरिएशंस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। उसके बाद में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, किसी तरह से झिल्ली से आवृत कोशिकांग नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जो आपको बताया था। अब नेक्स्ट डिफरेंस प्लांट सेल एनिमल सेल का है। ये तो हमने डिफरेंस बताया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। प्लांट सेल एनिमल सेल की बात करें तो प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे पहला डिफरेंस आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। कुछ ऐसे सेल भी है जो प्लांट सेल के अंदर आ रही है, ये जो मैंने स्क्वायर बताया है इसमें कुछ ऐसी सेल भी है जो प्लांट सेल में आ रही है, बट इनके अंदर किसी तरह की सेल वॉल नहीं होती। जैसे आपको दिख रहा है माइकोप्लाज्मा, नो सेल वॉल, प्लांट गैमिट, नो सेल वॉल, जूस्पोर्स, नो सेल वॉल, और स्लाइम मोल्ड, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद में एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो बीच में नहीं होके साइड में होता है। पहले ही बता दिया था कि जो प्लांट सेल होती है
प्लांट सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल्स होती है। इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, साइड में आ जाता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है, जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड होता है, राउंडेड होता है, जैसा कि बैलेंस डायग्राम में होता है। वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल कौन सी होते हैं, सेप वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल। प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, स्पिरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये सब चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वही एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है, तो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेल्यूलर एंडोस्केलेटन की बात करें, कोशिका अंतःकंकाल की बात करें, तो प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है और सेंट्रियल होता है जो लोअर प्लांट्स में है। तो वही एनिमल सेल में माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स और सेंट्रियल हो सकते हैं जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं। डेस्मोसोम या प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में होता है, लेकिन एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा की जगह डेस्मोसोम पाए जाते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंस हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है हमने बताए। अब डिफरेंस के बाद अब हम बात करते हैं एक सेल के बारे में, और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। अब हम एक एक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम सबसे पहले एक सेल की बात करें। देखो, एक सेल में दो चीज होती है, एक सेल में दो चीज होती है। सबसे पहले सेल के अंदर जो सबसे बाहर जो चीज प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल किसी भी सेल के अंदर, किसी भी प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है, जो सबसे बाहर जो सेमी ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। इस सेल वॉल के बाद प्लांट सेल के अंदर जो बचा हुआ भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल को डिवाइड करें, डिफरेंशिएट करें, तो प्लांट सेल के जनरली दो भाग होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो तो है सेल वॉल, और उसके बाद अंदर जो भी रह गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जितनी भी चीजें रह गई उनको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब है कि बिना सेल वॉल वाली सेल। एक प्लांट सेल जिसके ऊपर की सेल वॉल को हटा दे तो पीछे जो रह जाता है, अ सेल, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट में सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट की सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो अब प्रोटोप्लास्ट में दूसरा चीज क्या रह जाते हैं, अभी बताया था कि सेल वॉल तो हमने साइड में रख दी, पीछे रह गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पीछे एक लिक्विड रहता है जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। इसको हम किस नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य हो गया। अब ये जो जीव द्रव्य है, जो प्रोटोप्लाज्म है, ये दो चीजों से बना है। पहली जो चीज होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य दो चीजों से बना है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस और एक को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देंगे, साइटोप्लाज्म। वन इज न्यूक्लियस एंड वन इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी केंद्रक में सबसे पहले तो सबसे बाहर तो क्या है, केंद्रक का आवरण है, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक का जो है द्रव्य होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है, एक थ्रेड होता है, उसके अंदर एक धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन। तो एक न्यूक्लियस में तीन स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलती है। सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप, उसके अंदर का द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड, और उसके बाद में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, एंड देयर आफ्टर न्यूक्लियोलस, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। ये चार चीजें अपने को न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में एक तो आपको देखने को मिलेगा सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, ईटीसी, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है। अब सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर एक लिक्विड में डूबे रहते हैं। साइटोप्लाज्म का मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें सेल ऑर्गेनेल डूबे हुए। अब अगर सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म के अंदर साइड में रख दे तो जो लिक्विड है जिसमें सेल ऑर्गेनेल डूबे हुए उस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। एंस्टीन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, हाइलोप्लाज्म। यानी एक साइटोप्लाज्म दो चीजों से बना है, एक तो लिक्विड जिसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, काचा द्रव्य कहते हैं, और एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं।
इसके अलावा इंक्लूजन्स जो है सारे के सारे पाए जाते हैं। इंक्लूजन का मतलब सेल में सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होते, कोशिकांग नहीं होते, एक सेल के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी होते हैं, स्टोरेज फूड भी होते हैं, वो भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक सेल का जनरल स्ट्रक्चर्स मैंने बताया कि सेल के अंदर जनरली क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब हम सेल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। मैं आपको सेल वॉल के बारे में नॉर्मली बता रहा हूँ, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बाकी एक्चुअल में सेल वॉल का लेक्चर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। मेरा 11th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर हर मंडे को स्टार्ट होगा। आज कुछ कारणों से लेट हो गया, जिसकी वजह से मैं बुधवार को जो है लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ। बाकी हर मंडे को मेरा 11th क्लास की बायोलॉजी का लेक्चर, और हर फ्राइडे को जो है एवरी फ्राइडे को मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो अब सेल वॉल की बात करें तो अभी बताया था कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है। किसी भी प्लांट सेल के आउटर मोस्ट जो लेयर है, किसी भी प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। अब सिर्फ प्लांट सेल नहीं, प्लांट के साथ फंजाई और बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, इन सब की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? सेल वॉल। ठीक है, उनको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? तो मैंने पहले से ही बता दिया था कि एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने जो चीज डिस्कवर की थी उसका नाम क्या था? सेल वॉल थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल के बारे में बताया था। अब सेल वॉल के फंक्शंस की बात करते हैं, सेल वॉल के कार्य की बात करते हैं। फंक्शन, सेल वॉल एक प्लांट में या किसी फंजाई में या बैक्टीरिया में सेल वॉल करती क्या है? तो देखो इसके बहुत सारे फंक्शन है। जैसे सेल वॉल का पहला फंक्शन है कि ये प्रोटेक्शन करती है। सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पहला फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करती है। किसी भी टाइप्स के बाहर से कोई पैथोजेंस आ रहे हैं, बाहर से किसी भी टाइप्स के कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे ये सेल क्या करती है? रक्षा करती है। सेल वॉल का दूसरा काम एक्ट एज बैरियर। एक्ट एज बैरियर। बैरियर का मतलब सेल वॉल जो है वो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। न अंदर की, सेल के अंदर की चीजें बाहर जा सकती है उसकी इजाजत के बिना, और नहीं बाहर से कोई चीज उसकी इजाजत के बिना अंदर आ सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बैरियर के काम में। इसके अलावा सेल वॉल क्या करती है? शेप मेंटेन करती है। सेल का शेप जो है वो मेंटेन करती है। अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो सेल के अंदर जो है चेंज आ सकता है, लेकिन शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल। इसके बाद में सेल वॉल के और क्या काम है? तो एक सेल वॉल जो है वो सेल की प्रोटेक्शन, बैरियर और शेप के अलावा इसके अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में भी मदद करती है। यानी सेल वॉल जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए रखती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल इतनी रिजिड है कि ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में जो है चेंज आना है तो उसको भी मदद करती है, उसमें चेंज नहीं लाने का। यानी एक समय के अंदर ये ऑस्मोसिस को बनाए रखती है, ऑस्मो रेगुलेशन को जो है एक प्रकार से कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, तो टोटल जो है हमने सेल वॉल के अंदर 4 फंक्शंस बताए, प्रोटेक्शन, बैरियर, शेप और ऑस्मोसिस। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल वॉल के फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल के वो है कि ये सुरक्षा से कर सकती है, ये एक अवरोध का काम कर सकती है, आकृति देती है और ऑस्मोटिक प्रेशर का काम करती है। नेक्स्ट आता है कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। प्रेजेंस एंड एब्सेंस कि सेल वॉल किस में उपस्थित है और किस में अनुपस्थित है। प्रेजेंस एंड एब्सेंस। प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करें तो यू नो वेरी वेल कि कोशिका भित्ति कौन कौन सी चीजों में होती है। तो सेल वॉल एक तो होती है प्लांट सेल में, एक सेल वॉल होती है एनिमल सेल में, और एक सेल वॉल होती है एक तो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में, एक होती है फंगल सेल में, और एक सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल में। कौन सी सेल में होगी? बैक्टीरियल सेल में। ये 3 सेल है जिसमें आपको कोशिका भित्ति देखने को मिलती है।
प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। वही दूसरी तरफ जो कई ऐसी सेल होती है जिसमें आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। जैसे एक तो आपको दिखती है एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। कई ऐसे प्लांट सेल्स हैं जैसे कि प्लांट गैमिट, उसमें सेल वॉल नहीं होती, पादप की युग्मक जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्स, चल बीजाणु कहते हैं हिंदी में, इनके अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कई फंजाई है, स्लाइम मोल्ड्स, इनमें भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, इनके अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो सारी चीजें हैं वो सेल वॉल के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि सेल वॉल का लेक्चर मैं अगली क्लास में लूंगा। इस क्लास के अंदर मैं सेल वॉल के बारे में नॉर्मली बात बता रहा हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ सिर्फ कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है उसके फंक्शंस क्या है और उसकी प्रेजेंस एब्सेंस। मेरा नेक्स्ट लेक्चर सेल वॉल को लेकर डिटेल में आएगा, जिसमें कुछ ब्यूटीफुल डायग्राम्स भी मैं ऐड करूंगा। ठीक है, और उसके साथ में जो है सेल बायोलॉजी के अंदर आगे का जो लेक्चर्स है उसमें मैं सेल वॉल और साथ ही साथ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दो जो है थिंग्स को मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए मंडे का वेट करें। मंडे को मैं इस सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स को पोस्ट करूंगा वापस, और आप मेरे चैनल को कंटिन्यू जो है देखते रहें। आपको अगर किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है, किसी तरह से अगर आपको उसमें लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस लेक्चर्स को अपने फ्रेंड को, अपने और भी दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, अगर आप टीचर हो तो, या अपने आसपास जो भी कोई भी ऐसा बंदा जिसको किसी चीज़ की रिक्वायर है कि हाँ ये लेक्चर उसको जो है मदद कर सकते हैं, तो आप उसको ये सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।